वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के हमारे अध्याय का नाम है ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इस अध्याय के अंदर हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि संसार की प्रत्येक गतिविधि के लिए, चाहे से कोई सी भी गतिविधि हो, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा नहीं हो तो संसार की कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। बात चाहे हमारे शरीर की क्यों ना हो, बात चाहे हमारे वाहनों की क्यों ना हो, बात चाहे हमारे विद्युत के उपकरणों की क्यों ना हो, या बात चाहे हमारी मशीनों की क्यों ना हो, सभी के संचालन के लिए किसी न किसी रूप के अंदर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है, ऊर्जा या एनर्जी के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, इस अध्याय के अंदर हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ऊर्जा के रूप पर और ऊर्जा के संकट पर। किस पर चर्चा करेंगे हम? ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा के रूप कितने होते हैं, और दूसरी बात, ऊर्जा संकट जिसकी बात हम करते हैं वो ऊर्जा संकट आखिर में है क्या, और ऊर्जा संकट की हम बात आखिर क्यों करते हैं। जहां तक ऊर्जा के रूपों का सवाल है, ऊर्जा के कई रूप पाए जाते हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा,
एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, एक होती तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, एक होती नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। इस तरह से ऊर्जा के बहुत सारे रूप पाए जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा ध्वनि के कारण होती है, नाम से स्पष्ट है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण पैदा होती है। ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी ऊष्मा के कारण पैदा होती है। प्रकाश ऊर्जा जो प्रकाश के कारण पैदा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो किसी पदार्थ की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई लोहे का बांट है, कोई लोहे का कोई वजनी चीज है, अब उसको ऊपर से हम नीचे गिराएंगे तो नीचे गिरते जोरदार आवाज होती है और गड्ढा भी पड़ जाता है। ये क्यों हुआ? बाट में कोई जो मौजूद थी वो उसकी स्थिति कारण एक प्रकार की ऊर्जा एनर्जी थी। जब हमने इसको छोड़ दिया फ्रीली तो वो एनर्जी के कारण एक तो आवाज पैदा हुई, ध्वनि में ऊर्जा पैदा हुई और वहां पर गड्ढा पड़ गया। ठीक है, तो ये स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। एक होती है यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी चीज की गति के कारण जो ऊर्जा होती है। जैसे हमारे पंखे चलते हैं, मूवमेंट हो रहा है लगातार, तो वह यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, इसको इसमें भी यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी चीज घूमती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा उसमें इस्तेमाल आती है। ठीक है, तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी, जो तरंग के कारण ऊर्जा पैदा होती है वो तरंग ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो नाभिकीय विखंडन के कारण, नाभिकीय विखंडन एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो नाभिकीय विखंडन के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा हम कहते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा के कई रूप होते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे शब्द ऊर्जा संकट पर, एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या है? देखिए, शब्द से साफ स्पष्ट हो रहा है ऊर्जा और संकट, यानी ऊर्जा का संकट। ऊर्जा का संकट का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का संकट का मतलब हुआ कि ऊर्जा की कमी हो रही है, मांग के अनुपात में ऊर्जा की कमी। ऊर्जा संकट का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा की कमी, डिमांड की जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुरूप ऊर्जा का उपलब्ध न हो पाना ऊर्जा संकट है। ठीक है, या ऊर्जा का भविष्य में आने वाले समय में समाप्त हो जाना, वो उसे उसकी जो आशंका है उसको भी हम ऊर्जा संकट कहते हैं। तो ऊर्जा संकट का क्या मतलब हुआ? ऊर्जा की कमी या भविष्य में समाप्ति की आशंका, समाप्ति की आशंका, इसको हम ऊर्जा संकट के नाम से। अब ऊर्जा की कमी क्यों हो रही है और भविष्य में इसकी समाप्ति की आशंका हमें क्यों है? जबकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही नष्ट होती है। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के अंदर कुल ऊर्जा, टोटल जो एनर्जी होती है वो अपरिवर्तित रहती है, वो संरक्षित रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, फिर ऊर्जा संकट कैसे पैदा हुआ? जब ऊर्जा ना तो जितनी ऊर्जा किसी भी प्रक्रम में हो रही है, काम में ली जा रही है, उतनी ऊर्जा संरक्षित है, हम खुद ही कह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक। तो फिर ऊर्जा संकट कैसे हुआ? देखिए, ऊर्जा के दो रूप होते हैं। एक होता है प्रयोज्य रूप, यूजेबल फॉर्म, प्रयोज्य रूप।
यूजेबल फॉर्म, अंग्रेजी में बोले तो यूजेबल फॉर्म, हिंदी में बोले तो प्रयोज्य रूप, यानी ऐसा रूप जिसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा होता है अप्रयोज्य या कम प्रयोज्य। अप्रयोज्य रूप, ऐसा रूप, अप्रयोज्य रूप का मतलब है अनयूजेबल, जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रोसेस के अंदर कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, संरक्षित रहती है। परंतु क्या होता है, ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो जाता है। और रूप परिवर्तन किस तरह से होता है, ऊर्जा प्रयोज्य रूप से अप्रयोज्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि हम ऊर्जा संकट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कुल ऊर्जा तो संरक्षित रही, ऊर्जा की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका रूप बदल गया, वो प्रयोज्य रूप से अप्रयोज्य रूप में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। यानी जिसका हम सीधी तौर पे प्रयोग कर सकते थे, उसका अब हम डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, मोमबत्ती का उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोई मोमबत्ती ली और इस मोमबत्ती को हमने जलाया। मोमबत्ती को हमने जलाया, मोमबत्ती हमें क्या देगी, दो तरह की ऊर्जा देगी, प्रकाश ऊर्जा और दूसरी देगी ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, मोमबत्ती को हमने जलाया तो मोमबत्ती का जो मोम है उसमें एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल अभिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो जितनी केमिकल एनर्जी मोमबत्ती के मोम में एकत्रित थी, उतनी प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है वातावरण के अंदर। और जैसे जैसे इसका उपयोग हम लोग करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद में मोमबत्ती का मोम खत्म हो जाता है और प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा मिलना समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारी मोमबत्ती का प्रयोज्य रूप। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारा मोम पिघल गया, अब उससे प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा वातावरण में फैल गई थी, उसको वापस से हम इकट्ठा करें? तो क्या उन सबको इकट्ठा करने से ये मोमबत्ती वापस से बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा किसमें क्या है, अप्रयोज्य रूप। ठीक है, रूप चेंज हो गया, रूप बदल गया। प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा को इकट्ठा करके हम वापस से मोमबत्ती नहीं बना सकते। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए हम एक बर्तन के अंदर पानी लें, गर्म पानी, एक बर्तन के अंदर गर्म पानी भर लें, इसमें से भाप निकल रही है, गर्म पानी, और उसको कुछ देर तक ठंडा होने दें, रखा रहने दें। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखेंगे कि ये जो पानी था ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा थी इस पानी के अंदर, वो धीरे धीरे वातावरण में बिखर जाती है, वातावरण में फैल जाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम वातावरण की सारी एनर्जी को जो फैली है, ऊष्मा ऊर्जा फैली है, उसको इकट्ठा करके वापस से इस पानी को गर्म कर दें? ऐसा कोई तरीका नहीं। ठीक है, यानी इस गर्म पानी से हम कई प्रकार के काम कर सकते थे, लेकिन कुछ देर बाद में क्योंकि ये पानी ठंडा हो गया है, इसलिए हम इसका सीधा तौर पे कोई उपयोग नहीं कर सकते।
यानी ऊर्जा क्या हुई, अपने प्रयोज्य रूप से अप्रयोज्य रूप में बदल गई। ठीक है, तो ऊर्जा संकट क्यों पैदा हो रहा है? ऊर्जा संकट इसीलिए पैदा हो रहा है कि वैसे तो टोटल ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है, अपरिवर्तित रहती है उसकी मात्रा, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो अपने प्रयोज्य रूप से, यानी जो यूजेबल फॉर्म थी उससे अप्रयोज्य रूप में, अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक मामूली सा उदाहरण और देता हूं छोटा सा आपको, किस तरह से कि देखिए, हम सब जानते हैं कि दूध जो होता है ना, मिल्क, दूध, उस दूध के अंदर घी होता है। दूध के अंदर घी होता है। ये दूध में से हमने प्रक्रिया की, छाछ बनाई, और छाछ के बाद मैंने उसको, उसमें से हमने घी निकाल लिया। घी क्या है? घी का हम उपयोग कैसे कैसे करते हैं? रसोई में हम घी का उपयोग करते हैं ना, अपने रोटियों पे हम लगाते हैं, और किसी चीज को तलने के अंदर हम घी का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इस घी को वापस से दूध के अंदर मिक्स कर दें, तो क्या हम दूध से रोटियां चुपड़ सकते हैं? क्या दूध को रोटियों पे लगा सकते हैं? या दूध के अंदर हम किसी चीज को तल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये घी की जो यूजेबल फॉर्म थी, घी तो उतना का उतना रहा, क्योंकि जितना घी हमने बाहर था हमारे पास, हमने सारा दूध में मिला दिया, दूध में से ही निकाला था हमने। लेकिन हुआ क्या कि जो उसकी यूजेबल फॉर्म थी, प्रयोज्य रूप था, वो किसमें चेंज हो गया? अप्रयोज्य रूप में। ठीक है, तो ऊर्जा संकट की बात हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऊर्जा के गलत तरीके से उपयोग करने के कारण ऊर्जा का जो प्रयोज्य रूप है वो अप्रयोज्य रूपों में बदल जाता है, और वापस से हमें प्रयोज्य रूप में लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऊर्जा संकट का मतलब होता है ऊर्जा की कमी। ऊर्जा संकट क्यों हो रहा है ये भी हमने आपको बताया, इसका अर्थ क्या है ये भी हमने आपको बताया। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि एनर्जी के, ऊर्जा के अच्छे स्रोत किसको कहते हैं? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अच्छे स्रोत कहते किसको? ऊर्जा का उत्तम स्रोत, ऊर्जा के अच्छे स्रोत या गुड सोर्स के बारे में जानकारी से पहले हम ये देखेंगे ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। देखिए, ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है ऊर्जा का, वो है सूर्य। अधिकांश ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। ठीक है, दूसरा ऊर्जा का स्रोत है हमारी पवन, विंड। देखिए, वायु और पवन में अंतर होता है। वायु स्थिर एयर को बोलते हैं, पवन बहती हुई जो एयर है, हवा है, उसको हम पवन कहते हैं। तो बहती हुई हवा में जो एनर्जी होती है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा में स्रोत कौन कौन से हुए? एक तो सूर्य हो गया, एक हमारी विंड यानी हवा हो गई, पवन हो गया, एक है पानी, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा को हम बोलते हैं हाइड्रो पावर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा को। ठीक है, एक होती है तरंग से, तरंग से भी हमें ऊर्जा पाते हैं, विंग जो होती है, वेव्स जो होती हैं, तरंग जो होती हैं, उनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। एक होता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आधुनिक युग में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है, इससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है परमाणु से। ऊर्जा का एक स्रोत है कोयला। प्राचीन काल से ये स्रोत इस्तेमाल आ रहा है, इसको जीवाश्मीय ईंधन भी हम कहते हैं। फॉसिल है, ये जीवाश्मीय है। पेट्रोल, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है हमारा। गैस, ये भी ऊर्जा का हमारा स्रोत। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोल, गैस, ये तीनों चीजें हैं, ये तो क्या है? जीवाश्मीय ईंधन है एक प्रकार। ठीक, अब ऊर्जा के
इन सभी स्रोतों के अंदर हम जानते हैं कि अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे हम जल ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते किसको है, बेस्ट सोर्स कहते किसको। ठीक है, तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के 6 गुण होते हैं, 6 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, उसको हम ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहेंगे। पहला गुण क्या है, पर यूनिट मास में, प्रति एकांक द्रव्यमान में, प्रति एकांक द्रव्यमान, पर यूनिट मास, प्रति एकांक द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन, वॉल्यूम, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन के अंदर ऊर्जा की जो मात्रा है वो अधिकाधिक होनी चाहिए, अधिकाधिक होनी चाहिए। जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत जिसको हम माने, उसके अंदर प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिकाधिक होनी चाहिए। पर यूनिट मास के अंदर मैक्सिमम एनर्जी उसमें हमें प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी खास बात क्या है, वो सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, ऊर्जा का जो स्रोत है वो कैसा होना चाहिए, इसको प्रयोग करना आसान होना चाहिए। जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत का प्रयोग कैसा होना चाहिए, प्रयोग आसान होना चाहिए, प्रयोग करना आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, आसान हो तथा सुरक्षित हो, सुरक्षित होना। ऊर्जा के जो उत्तम स्रोत है उसका प्रयोग आसान होना चाहिए और वो सेफ भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए। चौथी बात क्या है, उसका संग्रहण, संग्रहण यानी उसको एकत्र करना, उसको रिजर्व रखना, उसका संग्रहण एवं परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना। तो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत उसे माना जाएगा जिसका संग्रहण एवं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं परिवहन को, संग्रहण और परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान है। पांचवी विशेषता क्या है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहेंगे जो सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता। अगर बहुत ज्यादा महंगा होगा तो उसको हम ऊर्जा का उत्तम स्रोत नहीं कहेंगे। छठा जो है उसको पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, यानी पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ऊर्जा का उत्तम स्रोत हम उसे मानते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत को उत्तम स्रोत मानते हैं जिसके अंदर प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन के अंदर
अधिकाधिक हीट हमें प्राप्त होती है, अधिकाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिसके अंदर जो सरलता से उपलब्ध हो, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिसका प्रयोग करना आसान हो और सुरक्षित भी, जिसका संग्रहण करना और परिवहन करना आसान, जो सस्ता हो और जो पर्यावरण के अनुकूल। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम कहते हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे ईंधन पर, ईंधन एवं अच्छे ईंधन के गुणों पर। ईंधन या फ्यूल, ईंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूल, FUEL, फ्यूल। ईंधन या फ्यूल क्या होता है? देखिए, ईंधन या फ्यूल का मतलब है ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है। ईंधन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर, जिनको जलाने पर हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं ईंधन, ईंधन या फ्यूल, अंग्रेजी में फ्यूल। ठीक है, फ्यूल या ईंधन किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। ये कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, इसमें आते हैं जैसे कोयला, कोयले को हम जलाएंगे तो हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी हम जलाएंगे तो हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह से लकड़ी, लकड़ी को भी अगर हम जलाएंगे तो हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ईंधन तो ठीक है, लेकिन अच्छा ईंधन किसे माना जाता है? अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, अच्छे ईंधन के भी वही गुण होते हैं जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत के हमने बताए, मामूली सा ही फर्क है। क्या क्या है अच्छे ईंधन के गुण? कौन कौन से होते हैं? पहला, नंबर 1, अधिक ऊष्मा देना चाहिए, यानी प्रति एकांक द्रव्यमान में, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिकाधिक ऊष्मा देना चाहिए। अधिक से अधिक, अधिकाधिक मतलब अधिकाधिक, यानी अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा देना चाहिए, ऊष्मा। ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिकाधिक ऊष्मा देना चाहिए। दूसरा, वो क्या होना चाहिए? सुलभ होना चाहिए, यानी सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। सुलभ, कैसा होना चाहिए? सुलभ होना, सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज क्या है? उसका जो प्रयोग है आसान होना चाहिए, प्रयोग करना, उस ईंधन का प्रयोग करना आसान होना चाहिए और वो सुरक्षित भी होना चाहिए, आसान व सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्या है?
अच्छे ईंधन का संग्रहण व परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लाना ले जाना। संग्रहण यानी होता है इकट्ठा करके रखना। तो अच्छा जो ईंधन होता है उसका संग्रहण और परिवहन आसान होना चाहिए। ठीक है। छठी बात क्या है कि अच्छा ईंधन जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सातवीं बात क्या है, अच्छा ईंधन धुआं रहित होना चाहिए, धुआं रहित। आठवां पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा ईंधन जो है वो राख रहित होना चाहिए, राख, ऐश, अंग्रेजी में ऐश बोलते हैं राख को। ठीक है, राख रहित होना चाहिए, रहित यानी मुक्त, धुआं मुक्त, राख मुक्त। यानी ईंधन को जलाएं तो ज्यादा धुआं नहीं होनी चाहिए और ईंधन को जलाने पर राख भी पैदा नहीं होनी चाहिए, कम से कम राख पैदा होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम नौवां एक पॉइंट के लिए भी बता सकते हैं कि ईंधन का जलाने का तापमान, ईंधन को जलाने का जो टेम्परेचर है, तापमान उचित होना चाहिए। उचित होने का मतलब है उचित होने का मतलब है कि जलाने का टेम्परेचर ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा हो। यानी हम मान लीजिए माचिस जलाना चाहें और उसको घिसते जाएं लेकिन वो जले ही नहीं, टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है उसको जलाने के लिए, तो वो उसको हम अच्छा ईंधन नहीं कह सकते। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जलाने का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो, कि हम उसको इकट्ठा करके रख रखा है हमने और अपने आप ही बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाए। तो अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जिसमें जलाने का तापमान भी उचित होना चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम। ठीक, तो ये है अच्छे ईंधन के गुण। ठीक, अब हम बात करेंगे ऊर्जा स्रोतों के वर्गीकरण पर। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला आधार है प्रयोग की अवधि के आधार पर। प्रयोग की अवधि, प्रयोग या उपयोग की अवधि के आधार पर। और दूसरा जो आधार है वो है नवीनीकरण की क्षमता, नवीनीकरण की क्षमता। अगर हम बात करें प्रयोग की अवधि के आधार की, तो प्रयोग की अवधि के आधार पर, उपयोग की अवधि के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, परंपरागत स्रोत। ऐसे स्रोत जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, जिनका प्रयोग हम परंपराओं से करते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं परंपरागत स्रोत। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स या परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। प्रयोग की अवधि के आधार पर दूसरे प्रकार के स्रोत होते हैं अपरंपरागत। ए लगा दिया, परंपरागत स्रोत।
अपरंपरागत स्रोत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अपरंपरागत स्रोत का मतलब है ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते हुए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अभी हाल ही के कुछ वर्षों में हमने उनका प्रयोग करना शुरू किया है। ठीक है। अब परंपरागत स्रोत कौन से हुए और अपरंपरागत स्रोत कौन से हुए? देखिए, परंपरागत स्रोत यानी ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, वो उनके अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे, देखिए कौन कौन से हैं। कोयला, ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला। ये कोयले का प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। लकड़ी, इसका प्रयोग भी हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। जल, पानी, इसका भी हम प्राचीन काल से उपयोग करते आ रहे हैं। पवन, विंड एनर्जी, इसका भी हम प्रयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें अपरंपरागत स्रोतों, तो अपरंपरागत स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हमने हाल ही की अवधि में प्रारंभ किया है। उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग हमने हाल ही के कुछ वर्षों में प्रारंभ किया है। तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर समुद्रों की जो ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा। ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य हुआ, तरंगे हुई, नाभिकीय ऊर्जा हुई और समुद्र की जो ऊर्जा हुई, ये हैं अपरंपरागत स्रोत। ठीक है। परंपरागत स्रोत में क्या क्या आ गए हमारे? परंपरागत स्रोत में आ गए हमारा कोयला, लकड़ी, जल और पवन यानी हवा। ठीक है। अगर हम बात करें नवीनीकरण की क्षमता की, तो नवीनीकरण की क्षमता के आधार पर भी ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण किया जाता है, और नवीनीकरण की क्षमता के आधार पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय या रिन्यूएबल, और दूसरा होता है अनवीनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय जो स्रोत होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे स्रोत जिनका नवीनीकरण संभव हो, यानी जिनका वापस से नवीनीकरण किया जा सकता हो, जिनकी पुनः प्राप्ति संभव हो, उनको हम कहते हैं नवीनीकरणीय या रिन्यूएबल स्रोत। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम बार बार में उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण इसका लगातार हो सकता है। लगभग 5 करोड़ वर्ष से सूर्य हमें रोशनी दे रहा है, और कहते हैं कि आगामी 5 करोड़ वर्ष तक सूर्य हमें रोशनी देता रहेगा। तो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम नवीनीकरणीय स्रोत में शामिल करते हैं। इसी तरह से बात करें हवा की या पवन की, तो हवा भी जो है वो एक नवीनीकरणीय स्रोत है। जब तक हमारी सृष्टि रहेगी तब तक पवन का अस्तित्व रहेगा, ये भी नवीनीकरणीय स्रोत है। तरंग ऊर्जा, ये भी एक नवीनीकरणीय स्रोत है। समुद्र की जो तरंगे होती हैं, इसकी जो ऊर्जा है वो भी एक नवीनीकरणीय
स्रोत। ठीक है। अगर बात करें अनवीनीकरणीय स्रोतों, अच्छा, नवीनीकरणीय स्रोत में एक इंपॉर्टेंट है लकड़ी। लकड़ी, अब यहां पे लकड़ी में खास बात ध्यान ये रखना है कि ये नवीनीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल स्रोत है। रिन्यूएबल कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम पेड़ों की कटाई करें और उसके स्थान पर नए पेड़ लगा दें तो कुछ ही समय बाद में, बहुत ही जल्द, हमें वापस से वो पेड़ प्राप्त हो सकते हैं, वापस से हमें लकड़ी प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसको हम नवीनीकरणीय स्रोत मानते हैं। अनवीनीकरण स्रोत वो होते हैं जिन स्रोतों का नवीनीकरण करना संभव नहीं होता है, जो लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर नवीनीकृत होते हैं। हमारे जीवन काल में जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है उनको हम बोलते हैं अनवीनीकरणीय स्रोत या नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये कौन कौन से हैं? जैसे कोयला। कोयला लाखों वर्षों से पृथ्वी में दबने के बाद में कोयला, पेट्रोलियम ये पैदा होता है, और अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो उसके बाद में लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ही इनका नवीनीकरण संभव है। ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल स्रोत। अब हम एक एक करके सभी स्रोतों की चर्चा करेंगे। पहले हम लेंगे परंपरागत स्रोतों को और फिर लेंगे अपरंपरागत स्रोतों को, और इनके अध्ययन के दौरान ही इनको हम कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय स्रोतों के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं परंपरागत स्रोतों से, यानी कन्वेंशनल सोर्सेस। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 5 मुख्य बिंदुओं के ऊपर। नंबर 1, जीवाश्मी यानी फोसाइल, जीवाश्मी ईंधन पर। जीवाश्मी ईंधन यानी फोसाइल, FOSSIL, फोसाइल फ्यूल, FUEL, फोसाइल फ्यूल्स पर, जीवाश्मी ईंधन पर। नंबर 2, चर्चा करेंगे हम तापीय विद्युत संयंत्र पर, थर्मल पावर जो संयंत्र होता है उसके ऊपर, तापीय विद्युत संयंत्र पर। नंबर 3, हम चर्चा करेंगे जल विद्युत संयंत्र पर, जल विद्युत संयंत्र पर। नंबर 4, हम चर्चा करेंगे जैव मात्रा पर, जैव मात्रा यानी बायोमास, जैव मात्रा या बायोमास। जैव मात्रा या बायोमास का मतलब होता है जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनसे जो ऊर्जा हमें मिलती है उसका। 5वीं हम चर्चा करेंगे पवन ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम जीवाश्मीय ईंधन से यानी फोसाइल फ्यूल से। जीवाश्मीय ईंधन यानी फोसाइल फ्यूल पर चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जीवाश्म का अर्थ क्या होता है। देखिए, जीवाश्म का अर्थ होता है जीवों के अवशेष। जीवाश्म हम उसे कहते हैं जो जीवों के ऐसे अवशेष जो लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर दबे हुए। तो जीवाश्मीय ईंधन जो है, जीवाश्मीय ईंधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, जीवाश्मीय ईंधन ऐसे ईंधन हैं जो कि जीवों के अवशेषों से बने। जीवाश्मीय ईंधन के अंदर आते हैं कोयला यानी कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक। कोयला यानी कोल, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों चीज आ जाती है। पेट्रोल भी आ जाता है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है। तो जीवाश्मीय ईंधन के अंदर आ जाते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब सवाल उठता है कि जीवाश्मीय ईंधन बनता कैसे और इनको जीवाश्मीय ईंधन क्यों कहा जाता है। हमने अभी बताया कि जीवाश्मों के कारण बने हुए ईंधन को हम जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। फोसाइल्स के कारण जो ईंधन बनता है, जो फ्यूल बनता है, उसको हम फोसाइल फ्यूल बोलते हैं, जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब जीवाश्मीय ईंधन कैसे बना, देखिए विभिन्न कारणों से क्या होता है कि पौधे और जीव लाखों करोड़ों वर्ष पहले विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारण कौन से हो सकता है, भूकंप आया हो सकता है बाढ़ आई कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कोई महामारी आई हो। ठीक है। तो विभिन्न कारणों से करोड़ों वर्ष पहले पौधे और जीव पृथ्वी की जो भूपट्टी है उसमें दब गए। भूपट्टी, पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले पौधे और जीव जो विभिन्न कारणों से दब गए थे, वो क्या हुए, भूपट्टी के अंदर बहुत अधिक ताप व दाब, प्रेशर, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर, और बहुत अधिक प्रेशर होता है, दाब होता है। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण करोड़ों वर्ष पहले जो पौधे और जीव पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर दब गए थे, वो क्या हो गए, वो उनका रूप बदल गया, उनका रूप परिवर्तित हो गया, और रूप परिवर्तित होकर के वो जीवाश्मीय ईंधन बन गए। यानी क्या क्या बन गए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो ये कैसे बने जीवाश्मीय ईंधन, पृथ्वी की भूपट्टी में दबने के कारण, पृथ्वी के ताप और अत्यधिक दाब के कारण। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवों के अवशेषों से जो ईंधन बना है। जीवों के अवशेषों से ईंधन कैसे बना है कि करोड़ों वर्ष पहले विभिन्न कारणों से, भूकंप या बाढ़ जैसे भी कारणों से, विभिन्न पौधे और जीव भारी मात्रा के अंदर पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर दब गए थे, और पृथ्वी के अंदर मौजूद अत्यधिक ताप, टेम्परेचर, और अत्यधिक दाब यानी प्रेशर, इसके कारण उनका रूप बदल गया, और रूप बदल करके वो जीवाश्मीय ईंधन के अंदर कन्वर्ट हो गए, रूपांतरित हो गए। जीवाश्मीय ईंधन के अंदर आ गए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें कि जीवाश्मीय ईंधन जो होता है, जो फोसाइल फ्यूल होता है, जीवाश्मीय ईंधन का अल्टीमेट सोर्स यानी अंतिम जो सोर्स होता है, इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कहां से आती है, तो जीवाश्मीय ईंधन का अंतिम स्रोत जो होता है या वास्तविक स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवाश्मीय ईंधन बना कैसे है, पौधों और जीवों के पृथ्वी में दबने से, ताप और दाब के कारण बना है। अब पौधे क्या करते हैं, हम जानते हैं, पौधे क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं
और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य पृथ्वी जो ये पौधों के अंदर जो एनर्जी आई, जो रासायनिक एनर्जी आई, वो किससे आई? सूर्य से। और पौधों को क्योंकि जीव खाते हैं, इसलिए वो रासायनिक एनर्जी जो पौधों में थी वो जीवों में चलेगी। यानी सूर्य से प्राप्त एनर्जी पौधों में स्टोर थी, पौधों से जीवों में चली गई। और इनके मरने से ही, इनके पृथ्वी में दबने से ही, क्योंकि फोसाइल ईंधन बना है, जीवाश्मी ईंधन बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवाश्मी ईंधन जो है उसका जो वास्तविक स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन के बारे में एक बात और हम बता दें कि जीवाश्मी ईंधन जो है वो ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत, अनवीनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधों और जीवों के करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी में दबे रहने के बाद में इसका रूप परिवर्तित होता है या जीवाश्मी ईंधन बनता है। तो अगर हम वर्तमान समय के अंदर जीवाश्मी ईंधन का, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उचित उपयोग नहीं करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये जीवाश्मी ईंधन समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद में वापस से इस ईंधन को पैदा होने के लिए करोड़ों वर्ष चाहिए। यानी हम अपने जीवन काल के अंदर इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते। इस वजह से हम इनको कहते हैं अनवीनीकरणीय सोर्स। कभी भी कोई हमसे पूछे कि जीवाश्मी ईंधन जो है वो किस प्रकार के स्रोत हैं ऊर्जा के, तो हमें कहना होगा कि जीवाश्मी ईंधन जो है, फोसाइल फ्यूल जो है, वो ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल स्रोत है। क्योंकि फोसाइल ईंधन का जो रिन्यू अगर उसको हम करना चाहें तो हमें अपने जीवन काल में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक। अब जो जीवाश्मी ईंधन होता है, इसकी एक खास बात हम ये भी बता दें कि वर्तमान समय में ऊर्जा के हम जितने भी स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो इस समय जीवाश्मी ईंधन है। ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला, योग किया जाने वाला स्रोत। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए वर्तमान समय के अंदर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला स्रोत कौन सा है, हम कहेंगे जीवाश्मी ईंधन। यानी ऊर्जा के जो भी हमें ऊर्जा की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम किस पर निर्भर हैं? जीवाश्मी ईंधन पर। यानी हम निर्भर हैं कोयले पर, हम निर्भर हैं पेट्रोलियम पर, और हम निर्भर हैं किस पर? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम में तीन चीजें आ गई हमारे, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। ठीक। औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण जो था, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखिए। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों की स्थापना में तेजी। उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती है, उनकी तेजी से स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। तो वर्तमान समय में जो औद्योगिकरण हुआ है,
यानी उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई है, उसका मूल कारण है ये जीवाश्म ईंधन। अगर पेट्रोल नहीं हो, डीजल नहीं हो, केरोसिन नहीं हो, कोयला नहीं हो, ये प्राकृतिक गैस नहीं हो, तो इन उद्योगों की जो ऊर्जा की जो डिमांड है, जो मांग है, वो पूरी नहीं हो सकती और इन ऊर्जा का संचालन, इन उद्योगों का संचालन नहीं किया जा सकता। तो अगर हम बात करें कि औद्योगिकरण का मूल कारण क्या है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण को प्रेरित करने वाला मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन। क्योंकि उद्योगों के अंदर जो ऊर्जा के सोर्स के रूप में जिस ईंधन का उपयोग किया जा रहा है वो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि वर्तमान समय के अंदर जितनी भी ऊर्जा की हम आवश्यकता हमें है और उसकी हम जो पूर्ति कर रहे हैं, उसकी अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हम कर रहे हैं जीवाश्मीय ईंधन से। लेकिन इस जीवाश्मीय ईंधन की कुछ हानियां भी होती हैं। वो हानियां क्या होती हैं? देखिए, जब हम कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस इनका इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण को कुछ हानियां होती हैं। जैसे पहली हानि तो होती है वायु प्रदूषण। इनसे वायु प्रदूषण होता है। यानी जब भी हम कोयला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऐसी गैसें निकलती जिनसे कि वायु प्रदूषित होती है। अब वायु प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, ये वायु प्रदूषण जो है जिसके अंदर के कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें निकलती हैं, जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण के कारण निकलने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी जो गैसें हैं, ये क्या करती हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन यानी O2 के साथ में अभिक्रिया करके और कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनकी नेचर होती है अम्लीय। इनकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। अम्लीय होने के कारण कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होने के कारण क्या होता है, एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। मृदा मतलब हमारी जो जमीन होती है, भूमि जो होती है, भूमि प्रदूषण भी होता है। मृदा, मिट्टी का प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, सॉइल, मृदा को बोलते हैं सॉइल, मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। तो जीवाश्म ईंधन के कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है और मृदा यानी सॉइल प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, देखिए, ये अत्यधिक धुआं देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका जो है वो इफेक्ट है, हानि जो है, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको हिंदी में हरित ग्रह प्रभाव भी बोल देते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कब, जब हम जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करते हैं, उसको जलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक खास किस्म की लेयर, एक परत जमा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये परत क्या करती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्रकाश की किरणों के अंदर प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी होती है। तो
होता यह है कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती हैं तो ये धरातल से टकरा करके प्रकाश की किरणें तो वापस चले जाती है, लेकिन ऊष्मा की जो किरणें होती हैं, हीट की जो किरणें होती हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो परत होती है इससे टकरा करके वापस से पृथ्वी के वातावरण में ही लौट आती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो वातावरण होता है उसका टेम्परेचर जो होता है, उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने से कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। जैसे हमारे जो ध्रुव हैं, हमारे जो पोल्स हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, हम जानते हैं कि वहां पर भारी मात्रा में बर्फ है। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बर्फ क्या होगी, पिघल जाएगी, और जैसे ही वो बर्फ पिघलेगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो पानी जब वो बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी तो वो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर बहुत जबरदस्त बाढ़ आ जाएगी और पूरे पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो जीवाश्म ईंधन का जो तीसरी हानि है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब इसका जो उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा, उसका मुख्य कारण तो ये है कि ये थोड़े सस्ते होते हैं, सुलभ भी होते हैं, आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। और ये जो जीवाश्मी ईंधन है, इनका जो मुख्य प्रयोग हम लोग करते हैं वो किस किस में करते हैं। मुख्य प्रयोग एक तो हम लोग करते हैं, देखिए, खाना बनाने में, कुकिंग, खाना बनाने, और दूसरा है वाहन, वाहनों को चलाने। दो मुख्य उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक उपयोग और भी करते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर बिजली बनाने में भी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, यानी जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग हम किस किस में कर रहे हैं, खाना बनाने में कर रहे हैं, वाहनों को चलाने में कर रहे हैं, और बिजली बनाने में कर रहे हैं। बिजली बनाने में कहाँ पे कर रहे हैं, थर्मल पावर जो संयंत्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर। थर्मल पावर का मतलब तापीय, थर्मल पावर ताप शक्ति, थर्मल पावर प्लांट के अंदर बिजली बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो जीवाश्मी ईंधन होता है, मुख्यतः कोयला, उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोयले की मदद से, जीवाश्मी ईंधन की मदद से पानी की भाप बनाई जाती है। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ जो चित्र दिया गया है इसके अंदर, ये एक छोटे से, अगर इसको हम कहें घरेलू बिजली बनाने का संयंत्र है ये, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एक छोटा कुकर दिखाया गया है, एक फैन दिखाया गया है, डायनोमो दिखाया गया है, बल्ब दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है कि जीवाश्मी ईंधन यानी कोयले की मदद से सबसे पहले हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं और उसकी भाप बनाते हैं। उस भाप को हम एक नली के माध्यम से टरबाइन के ऊपर डालते हैं। टरबाइन एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। टरबाइन क्या चीज है, पंखा है, विशेष प्रकार का पंखा है। इसमें कई तरह की ब्लेड्स लगी होती हैं, जैसे इसमें दिखाया गया। इस पंखे के ऊपर जब किसी एक निश्चित दिशा से भाप या पानी या कोई भी वस्तु प्रेशर डालती है तो ये घूमने लग जाता है, और इस टरबाइन से एक शाफ्ट होती है घूमने वाली, वो जुड़ी रहती है, जो कि विद्युत जनित्र को, जो बिजली बनाता है, जो जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, या डायनोमो जिसको बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है, डायनोमो या जनरेटर से। ठीक है, ये शाफ्ट जुड़ी होती है।
तो जो डायनोमा होता है उससे जुड़ी हुई जो शाफ्ट होती है, जब वो घूमती है तो डायनोमा घूमता है अंदर से, और डायनोमा के माध्यम से हमें बिजली जनरेट होती है और हमारे जो भी है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं इसके अंदर मुख्य ईंधन क्या हुआ? कोयला हुआ। अब यहाँ पर एक खास बात हम आपको बता दें कि जितने भी तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, उनकी स्थापना करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि कोयला उपलब्ध है या नहीं, कोयला, पेट्रोल या जो भी चीजें वो वहां पर उपलब्ध है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके होते हैं, या तो हम जहां पर कोयला उपलब्ध है उसी स्थान के ऊपर थर्मल पावर प्लांट बना दें, ठीक है, या फिर पहले कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करें, परिवहन करें, और फिर अलग अलग स्थानों के ऊपर पावर प्लांट बना दें। अगर हम देश में अलग अलग स्थानों पर पावर प्लांट बनाते हैं और ऐसे स्थानों पर पावर प्लांट बनाते हैं जहां पर कि कोयला उपलब्ध नहीं है, कोयला लाना पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोयला लाने की जो लागत होती है और जो समय होता है वो काफी ज्यादा आता है, लागत काफी ज्यादा। कोयले की बजाय अगर हम किसी भी उन जगहों पर थर्मल पावर प्लांट डालें जहां पर कि कोयला पहले से उपलब्ध है या तेल पहले से उपलब्ध है, तो उन स्थानों पर पहले तो हम पावर बनाएं, बिजली बनाएं, और फिर उस बिजली को ट्रांसपोर्ट करें। तो बिजली का जो ट्रांसपोर्टेशन है, बिजली का जो परिवहन है, उसकी जो लागत है वो कम आती है बजाय कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन की लागत। इसलिए हमें बिजली जो थर्मल पावर संयंत्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं, इनकी स्थापना कहाँ पे करनी चाहिए? जहां पर कि कोयला आसानी से उपलब्ध, कोयला या तेल जो भी जीवाश्म ईंधन है वो आसानी से उपलब्ध हो, उन स्थानों पर थर्मल पावर प्लांट लगाना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बिजली का परिवहन करना, इलेक्ट्रिसिटी का परिवहन करना ज़्यादा आसान है बनस्पत कोयले के परिवहन। ठीक है। अब हम बात करेंगे जल विद्युत पर। जल जो है, पानी जो है, वो भी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अब हम जानते हैं कि जल जो है, जल के अंदर अगर जल बह रहा है, बहता हुआ है, तो बहते हुए जल के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और अगर जल ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर स्थित जल के अंदर में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बहते हुए जल जो होता है, जल अगर बहता हुआ है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा मौजूद होती है, और अगर ऊंचाई पर है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा मौजूद है। मतलब क्या है कि अगर हम बहते हुए जल के रास्ते में एक टरबाइन लगा दें, एक टरबाइन लगा दें, यानी इस तरह का एक पंखा लगा दें, बहुत सारी ब्लेड्स बनी हुई, तो बहता हुआ जल इस टरबाइन को घुमाए देगा। अगर हम जल बहुत ऊंचाई पर है, यानी झरना है या कोई जल प्रपात है जहां ऊंचाई से जल गिर रहा है, उसके नीचे एक टरबाइन रख दें, तो हम देखेंगे कि टरबाइन यानी जो पंखा है वो घूमने लग जाता है। अब पंखा जब घूमने लग जाता है तो इसके माध्यम से, पंखे के घूमने से हम बिजली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि इस टरबाइन से एक शाफ्ट हम जोड़ेंगे और वो शाफ्ट क्या करेगी? वो शाफ्ट घुमाएगी, जो जनरेटर होता है, डायनोमो जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है, उसके
शाफ्ट को घुमाएगी। ये जनरेटर का जो शाफ्ट है उसको ये टरबाइन की शाफ्ट घुमाएगी, और जब ये शाफ्ट घूमेगी तो विद्युत जनरेटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है या डायनोमो जो है, वो बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जब भी हमें बिजली बनानी होती है तो हमें सिर्फ टरबाइन की शाफ्ट को घुमाने के लिए किसी न किसी तरकीब का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो तरकीब चाहे बहता हुआ जल हो सकता है, चाहे ऊंचाई से गिरने वाला जल हो सकता है, चाहे कोयले कोई भाप हो सकती है। ठीक है, किसी प्रकार से हम इसको टरबाइन को घुमाएंगे, और अगर इस टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट को घुमाएगी तो बिजली बनेगी। ठीक है, अब बात हुई जल विद्युत। अब जल विद्युत कैसे बनेगी, जल से विद्युत कैसे बनती है। हमने बताया कि ये जो टरबाइन है इसको घूमना आवश्यक है अगर बिजली बनानी है तो, क्योंकि अगर ये घूमेगा तभी जनरेटर से जुड़ी हुई शाफ्ट घूमेगी, और जनरेटर से जुड़ी हुई शाफ्ट जब घूमेगी तो जनरेटर जो है वो बिजली बनाएगा। ठीक है, तो इस टरबाइन को घुमाने के लिए दो तरकीब हमारे पास में होती हैं। एक तो होती है कि या तो बहता हुआ जल हो, उसके बीच में हम इस टरबाइन को लगा दें, या ऊपर से गिर रहा है कोई जल, उसके नीचे इस टरबाइन को लगा दें। तो जल विद्युत बनाने के दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन जगहों पर जल प्रपात है, यानी ऊंचाई से जल ऑटोमेटिक गिर रहा है, उनके तो नीचे इस टरबाइन को लगा दिया जाता है, और जिन जगहों पर ऐसा नहीं है, पानी बह रहा है, उन जगहों पे क्या करते हैं, पहले बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। डैम के अंदर क्या होता है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है कि कोई नदी है, मान लीजिए नदी के रास्ते में एक डैम बना दिया, बांध बना दिया। बांध बनाने से क्या हुआ, नदी का जल रुक जाएगा, और रुक करके उसका स्तर काफी हाइट काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस डैम में क्या होता है, नीचे स्थान पर गेट होता है जहां से पानी आ सकता है। ठीक है, और इसी रास्ते में, इस पानी के रास्ते में ही एक टरबाइन होता है। ये टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखा लगा दिया जाता है। ठीक है, जब भी हमें बिजली बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बांध में जो ये गेट लगा हुआ है पानी के लिए, इस गेट को हम हटा देते हैं। जैसे ही गेट हटता है, गेट खुलता है, पानी फ्लो करता है इस रास्ते में जिसमें कि टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन घूमता है, पानी इसको धक्का देता है और टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन की जो शाफ्ट है वो इस जनित्र से, जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है, और फिर उसको घुमाती है जनरेटर की शाफ्ट को, जिससे क्या होता है, जनरेटर जो है बिजली बनाता है, पावर बनाता है। और इस पावर को, जो पावर इकट्ठी होती है, उस पावर को हम पावर लाइंस के माध्यम से अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी से हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पानी से विद्युत जो बनाते हैं ये कितनी मात्रा में बनती है। देखिए, भारत की जितनी भी विद्युत बनती है उसका चौथाई, 1/4, चौथाई वो जल विद्युत है, यानी पानी से बनाई गई बिजली। ठीक है, अब इस जल विद्युत की खासियत ये है कि इसमें प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि प्रदूषण की कोई तत्व इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी कुछ हानियां भी हैं। जल विद्युत जब बनाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, प्रदूषण तो नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन एक तरह से कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां क्या क्या होती हैं, देखिए, प्रदूषण भी होता है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे अभी आपको। हानियां क्या है, पहली चीज, जल विद्युत बनाने के लिए जो प्लांट की स्थापना हमें करनी होती है वो प्लांट कुछ खास स्थानों पर ही बनाया जाता है। जल विद्युत प्लांट की स्थापना केवल
कुछ स्थानों पर ही संभव है, केवल कुछ खास स्थानों पर ही संभव, खास स्थानों पर ही संभव। अगर हमें जल विद्युत प्लांट लगाना है, हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, तो उसकी स्थापना किन स्थानों पर हो सकती है? या तो वहां पे कोई नदी बह रही हो, ठीक है, और या फिर ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। अब नदी अगर बह रही है तो उसमें जो पानी का फ्लो है वो भी काफी तेज होना चाहिए, तभी टरबाइन को घुमा पाएगी। अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो उसके लिए जल होना चाहिए, जल होगा, नदी होगी, उन्हीं स्थानों पर ही प्लांट स्थापना इसकी की जा सकती है। ठीक है, पहली बात तो क्या हुई, ये प्लांट जो है केवल कुछ खास स्थानों पर ही स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि जिन भी स्थानों पर इस प्लांट की स्थापना की जाती है, यानी बांध बनाया जाता है, बांध के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। जब भी बांध बनाया जाता है तो क्या होता है, उस स्थान पर मौजूद जीव, कुछ जीव और पौधे जो होते हैं, हरे भरे जो पौधे होते हैं, वो बांध क्षेत्र के अंदर दब जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं। और पानी के अंदर डूबने के बाद में क्या होते हैं, वो सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद में क्या होती है, उसमें से मीथेन गैस बनती है। डूब क्षेत्र में डूबे, बांध के डूब क्षेत्र में डूबे हुए पौधों से, पौधों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन गैस बनती है जो कि प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण किस प्रकार का फैलाती है? मीथेन। मीथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है, तीसरी जो इसकी हानि होती है जल विद्युत जल ऊर्जा के उपयोग करने की, वो ये होती है कि जल विद्युत पैदा करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन क्षेत्रों पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हटाना पड़ता है। अगर हमें वहां पर कोई भी, किसी भी स्थान पर कोई जल विद्युत प्लांट बनाना है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र से जनता जो रह रही होती है उसको वहां से हटाना पड़ता है। तो जो जनता रहती है उनके पुनर्वास की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बांध क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पुनर्वास की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। वो भी एक हानि की पुनर्वास के लिए हमें बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर धन खर्च करना पड़ता है उनके लिए। गंगा नदी पर टिहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ये दो बांध बनाए गए। तो पुनर्वास की समस्या के कारण ही इन बांधों का भारी विरोध हुआ। ठीक, तो ये जल विद्युत की कुछ हानियां हैं। ठीक,